नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आरएसएस की अंतिम ट्रेन यूपी से निकल रही है। आपको बैठना है तो आप बैठ जाइए, अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो ये ट्रेन अब छूटने जा रही है, अब और मौका नहीं मिलेगा। आरएसएस यूपी को लेकर के पूरे देश से एकदम अलग दिखता रहा, ये बड़ी बात है, सबसे अहम बात है। जो आरएसएस का रुख पूरे देश में रहता है, यूपी में उससे कुछ अलग रहता है। और ऐसी बातें कही जाती रही हैं कि आरएसएस का सॉफ्ट कॉर्नर है यूपी को लेकर के। योगी आदित्यनाथ को लेकर के आरएसएस बहुत ही सॉफ्ट है। यहां तक कि ऐसी ऐसी उनकी गतिविधियों को, उनकी गलतियों और महागलतियों को नजरअंदाज करता है आरएसएस, जो कि खुद आरएसएस की मूल भावना के खिलाफ हैं, जो कि खुद सनातन की अवधारणा के विरुद्ध हैं। ऐसी बातों को भी इग्नोर कर देता है आरएसएस। लेकिन सवाल यह है कि कब तक आरएसएस ऐसा कर सकता है? योगी आदित्यनाथ को इतना लेवरेज आरएसएस कब तक दे सकता है? जब तक यूपी में सत्ता है। जिस दिन यूपी से सत्ता गई, कहां का आरएसएस और कहां योगी, कहां बीजेपी। ये जितना भी सुख है, ये तो सत्ता का सुख है। आज जो आरएसएस यूपी में फल फूल रहा है, आरएसएस का जो प्रचार है, प्रसार है, जो आरएसएस का विस्तार है, फैलाव है, ये किस बात की देन है? तो सत्ता की देन है। जो आरएसएस का सिक्का चलता यूपी में, कहते हैं कि आपको सत्ता में भी अगर कोई भी बड़ी चीज है, कोई भी बड़ा ऐसा जिसे हम कह सकते हैं कि सत्ता से जुड़ा हुआ कोई बड़ा ऐसा कदम है जो कि उठाना है, कहीं भी उठाना है, तो यूपी में ये बात बहुत ही चर्चित है कि आरएसएस की उंगली पकड़िए, सत्ता में आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। इस तरह यूपी में आरएसएस बीजेपी या फिर कहीं योगी के साथ में अलाइंड है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आरएसएस यूपी को लेकर बहुत सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि योगी और आरएसएस अलाइंड है, आपस में उंगली पकड़ पकड़ के साथ चलते हैं। ये एकदम दीवार पर अंकित है, इसकी जम करके चर्चा है। इस कदर अलाइंड है कि यहां तक कहा जाता है कि आरएसएस, यूपी का आरएसएस, योगी की तमाम गलतियों को इसलिए नजरअंदाज कर देता है क्योंकि योगी के तमाम निर्णयों में वो भागीदार होता है। वही निर्णय सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होते हैं, ये प्रशासनिक निर्णय होते हैं, ये व्यवहारिक निर्णय होते हैं, ये ऐसे निर्णय होते हैं जिनका किसी को फायदा, किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस तरह के निर्णय भी होते हैं। जितनी चर्चाएं हैं, मैं आज वो सब आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन अब ये इंतहा क्यों हो गई है? अब इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है? ये खबर क्यों आ रही है कि आरएसएस जगह जगह समन्वय बैठकें कर रहा है? कानपुर में भाग भाग करके योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, कभी कानपुर जा रहे हैं, कभी गाजियाबाद जा रहे हैं, आरएसएस वालों के साथ में बैठ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है कि हम तो आपके साथ हैं। वो कार्यकर्ता जिन्हें 9 सालों में किसी लायक नहीं छोड़ा गया, उनकी कोई पूछ नहीं हुई, उनके कोई काम नहीं हुए, वे किसी का काम कराने के काबिल नहीं रहे। उल्टा थाना में, प्रशासनिक कार्यालयों में, तहसील में उनकी जो बेइज्जती हुई, कई बार बुरी तरह से पिटाई हुई, जेल भेजे गए, लाठियां चली, सारी दुर्गति हो गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। अब 9 साल बीतने के बाद योगी आदित्यनाथ उनकी याद कैसे आ गई है? कैसे आरएसएस के साथ, और आरएसएस कैसे साथ में आकर के कह रहा है एक कोशिश और कर लेते हैं, और जगह जगह समन्वय बैठकें शुरू हो गई। ये क्यों अब शुरू हो गया है? कि मैंने आपसे कहा ये आरएसएस की अंतिम ट्रेन है। और जब ये बातें कह रहा हूं तो आप फिर ध्यान रखिएगा, इस स्टोरी में बार बार आप इसी बात को ध्यान रखिए कि जैसे कि एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी में। कोई देश किसी देश को अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन घोषित करता है तो उसको बहुत सारी रियायतें मिलती हैं, उसके व्यापार में बहुत सारी छूट, कंसेशन मिलते हैं। ऐसे ही मोस्ट फेवर्ड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रहे हैं आरएसएस के। उनको बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, उनकी बहुत सारी बातों को नजरअंदाज किया गया। मैंने आपको बताया कि उसके पीछे भी एक वजह मानी जाती रही कि जो यूपी से फीडबैक जाता था योगी को लेकर के, वो हमेशा बम हमेशा पॉजिटिव जाता था। और वो इसलिए जाता रहा क्योंकि योगी और आरएसएस यहाँ पर अलाइंड हैं। आरएसएस कहता है कि हम तो सत्ता न्यूट्रल हैं, हम तो सत्ता में कहीं हिस्सेदार नहीं। लेकिन यूपी में आप बात पूछ करके देखिए, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप पूछिए आरएसएस के से जुड़े हुए लोगों से, पूछिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, पूछिए, आपको एक इलाके का हाल बता देंगे कि यहाँ पर किस तरह से आरएसएस यूपी का सत्ता के साथ में हाथ बांध करके खड़ा हुआ है, एक एक कदम साथ चलता है। कोई फैसला कराना है, सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आरएसएस को पकड़िए और आप जो है अपनी मंजिल तक पा जाएंगे। ऐसी छवि
उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। और इस सब के बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं और मैं आगे की तस्वीर दिखा रहा हूं इन बैठकों में क्या चल रहा है। ये देखिए, इस बीच में ये एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये है समन्वय बैठक गाजियाबाद की। गाजियाबाद में हुई, भ्रष्टाचार सहित कई बड़े मुद्दे उठे, सीएम बोले सब पर एक्शन होगा। करप्शन के मुद्दे उठ रहे हैं। अब आरएसएस की जब बैठक चल रही है तो ये बताया जा रहा है कि करप्शन है। अब जब राय ले रहे हैं, आरएसएस सरकार संगठन समन्वय की बैठक हो रही तो सब बता रहे हैं कि भाई साहब ये तो करप्शन ही करप्शन है, हमसे आप क्या पूछ रहे हैं? 9 सालों में पता नहीं चला आपको क्या चल रहा है? आरएसएस के जो भाई साहब लोग हैं उनको दिखा नहीं इतना करप्शन है। उनको नहीं दिखा कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या लिखा है खनन मंत्रालय के बारे में, जिसके मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं। उनको नहीं दिखा कि पीडब्ल्यूडी में कितने आरोप लग रहे हैं। उनको नहीं पता चला किस तरह से नियम बदल करके, हमने तो 8 सीरीज की पीडब्ल्यूडी पर, उनको नहीं दिख रहा है। हर तरफ चर्चा है, हमारे बाद अखबारों ने भी छापा कि अरबों का नुकसान पीडब्ल्यूडी में, नियम बदल करके। पहले नियम बदली का डोज, फिर हजारों करोड़ों के टेंडर एक ही रोज, ये सब हो रहा है पीडब्ल्यूडी में। उनको नहीं दिख रहा है। उमा शंकर सिंह पर रेड पड़ रही है, आरएसएस को नहीं दिख रहा है। कहां से इतने कैश आ रहे हैं जो पकड़े जा रहे हैं? आंखें मूंद के बैठा रहा आरएसएस। 9 सालों में गांधारी का आपने उदाहरण सुना होगा, महाभारत में आरएसएस वही बन चुका है यहाँ पर। इतना सॉफ्ट कॉर्नर है योगी आदित्यनाथ के लिए। अब देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठ रहे हैं जब ये बैठक चल रही है। अब इसके आगे देखिए, अगली कहानी क्या है। ये देखिए, ये भी एक कहानी है, ध्यान दीजिएगा। गाजियाबाद में आरएसएस की बैठक में 2.25 घंटे रुके सीएम योगी। डिप्टी सीएम और कोई भी भाजपा पदाधिकारी नहीं रहा मौजूद। ना डिप्टी सीएम अब आ रहे हैं, ना भाजपा का पदाधिकारी आ रहा है। मतलब ही नहीं, क्यों है ये डिप्टी सीएम? आपने 9 साल किसी को कुछ नहीं समझा। सिर्फ आरएसएस के कुछ भाई साहब लोग और योगी आदित्यनाथ और उनका इकोसिस्टम, इसी की बल्ले बल्ले रही ये बातें। आप ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मैं कहीं नेपथ्य से बात बता रहा हूं। ये वही बातें बता रहा हूं जो आम बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और आरएसएस के भी काडर में जम करके चर्चा में, आप नीचे जाके पूछिए, सब बातों की तस्दीक आपको हो जाएगी। एक भी बातें इसमें ऐसी नहीं है जो गलत साबित होंगी। तो यहां नहीं आएगी, ये भी एक कहानी है। अब इसके बाद ये तस्वीर देख लीजिए, ये कानपुर में बैठक हुई है, उसकी तस्वीरें हैं। ये अनिल सिंह जी हैं, ये हैं श्री राम सिंह, योगी आदित्यनाथ हैं, ये पंकज चौधरी हैं। अब ये तस्वीर आप देखिएगा और आप, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, आप पूछिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, पूछिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं से कि अनिल सिंह जो यहाँ के ओवरऑल बहुत ही ताकतवर हैं, पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक हैं, श्रीराम सिंह जो कानपुर के प्रांत प्रचारक हैं, कौशल सिंह अवध के प्रांत प्रचारक हैं, क्या कनेक्शन रहा है नीचे के काडर से? आप लोग चेक कीजिएगा इसको। आप चेक करेंगे, आपकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाएंगी। और ये सब बातें मोहन भागवत को ध्यान में रख करके चर्चा करना बहुत जरूरी। मोहन भागवत जितनी बार आए उन्होंने उतनी बार ये बात कहा है कि आरएसएस का काम जो है वो, जो आरएसएस संघ की नीतियां हैं, सिद्धांत, उनका प्रचार प्रसार करना है, एक दिशा देना है। मगर जो जिन्हें दिशा देना है उनकी दिशा ही बदली हुई है, ऐसे भी आरोप लगे हैं। इस उत्तर प्रदेश में नानाजी देशमुख जैसे आरएसएस के बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं, जिन्होंने सत्ता को छुआ तक नहीं, सत्ता को चिमटे से नहीं छुआ उन्होंने कभी। उनको ऑफर मिला था मंत्री बनने को, उन्होंने नहीं बनना है मंत्री। कैबिनेट में उनको बर्थ ऑफर की गई, नहीं चाहिए कैबिनेट की बर्थ। वो जब आए गोरखपुर में, तो गोरखपुर में उन्होंने किचन का काम संभाला कि किचन में काम करके अपना काम, वो अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, और सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करके उसको घर घर फैला दिया। इस लेवल का आरएसएस का यहां पर बैकग्राउंड रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये भी उसी प्रयोग को आगे बढ़ाने की वही परंपरा रही, जहां कहीं भी सत्ता से कोई इस तरह से भागीदारी की जरूरत नहीं पड़ी। एक पैरेलल दिशा के हिसाब से संगठन चलता रहा। लेकिन तब से अब तक में क्या क्या नहीं, गोमती में कितना पानी नहीं बह गया, गोमती नहीं राप्ती बोलने ज्यादा समझ में आएगा, ये सबकी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसके बाद देखिए, ये यूपी में जाति संघर्ष, आरएसएस शांत बैठा रहा। जाति संघर्ष के लगातार मामले आते रहे, संसद तक बवाल हुआ है। पूरा यूपी जाति में बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप गले तक चस्पा है और उनको इससे कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इसको एंजॉय ही करते हैं। हाँ ठीक है, उनकी छवि ऑल इंडिया एक ऐसे नेता की ओर हो गए बन गई है जो इसके पीछे एक जाति खड़ी, पूरे देश में खड़ी है। इससे बड़ी एक नेता की उपलब्धि क्या होगी जो सोच का दायरा दिखता है।
पूरे देश में आप नेता बन गए एक जाति विशेष के, लेकिन बाकी का क्या होगा? पार्टी की सोच का क्या होगा? यूपी में सत्ता कैसे चलाएंगे आप? ये तमाम सारे सवाल खड़े हुए। आरएसएस के भाई साहब लोगों ने इन सब पे कभी नहीं सोचा। अब इसके बाद देखिए अगली कहानी, ये देखिए आरएसएस का अपना दर्द देखिए। लखनऊ चलो, ये क्रूरतम लाठीचार्ज, मतलब आलम ये हो गया कि एबीवीपी पे लाठियां पड़ी। इसी यूपी के बाराबंकी में जम करके पीटा गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में कहा कि आह्वान किया, विरोध करेंगे, यहां तक कहा कि गिरफ्तार करो पुलिस वालों पर, कोई एक्शन नहीं हुआ। आरएसएस के भाई साहब लोग एकदम शांत रहे, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया क्योंकि यूपी में अलाइंड है आरएसएस और बीजेपी, माफ कीजिएगा योगी। बीजेपी तो कहीं है ही नहीं सत्ता के पावर से स्ट्रक्चर में। आरएसएस और योगी और इकोसिस्टम ये इस कदर अलाइंड है यूपी में कि आप उसको अलग नहीं कर सकते। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और इसलिए ये समस्या हुई कि एबीवीपी को भी इंसाफ नहीं दिला सके आरएसएस के लोग। अभी देखिए यहां पर क्या हुआ है। मैं आरएसएस का नेता हूं, पर्चे देते रहे जय किशोर, फिर भी ईंटों से हमला करते, दबंग कार में की तोड़फोड़। आरएसएस की कुटाई होगी हाथरस में। आरएसएस का नेता हूं कहते रहे, लेकिन जम के कूटा गया। क्यों? क्योंकि नौकरशाही पुलिस बेलगाम है, हर कोई मार खा रहा है। तो आज नहीं तो कल नंबर आपका आना था, नंबर आ गया। यहां पर आरएसएस के अपने लोगों का यह हाल है। रायबरेली में बजरंग दल वीएचपी के लोग रात में बैठे रहे अनशन पे, उनको वहां कूट दिया गया। ये सब चर्चाएं सामने आती रही, लेकिन किसी भी आरएसएस के भाई साहब लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया इस पर, क्योंकि यहाँ पर अलाइंड है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अब आरएसएस की अंतिम ट्रेन है। अंतिम ट्रेन क्यों है मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। अभी आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मामला, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आरएसएस में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब प्रांत प्रचारक नहीं होंगे, 100 साल पूरे हो रहे हैं, संघ में बड़ा बदलाव होगा। यानी कि अब एक राज्य में एक, ये देखिए मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, प्रांत प्रचारक की व्यवस्था जो है ये खत्म होगी। संभाग प्रचारक इनकी जगह नियुक्त किए जाएंगे प्रांत प्रचारक की जगह पर, और साथ में एक राज्य प्रचारक की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि अब ये जब प्रांत प्रचारक की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो पूर्वी क्षेत्र वाले अनिल सिंह, उनका क्या होगा? क्या उनको राज्य प्रचारक बनाया जाएगा या यूपी से शिफ्ट किया जाएगा बाहर? ये भी सवाल खड़े हो गए हैं। और ये सवाल इसलिए खड़े हो गए कि इतने लंबे समय तक 8 साल तक आप पद पर बैठे रहे, और आपने क्या किया आरएसएस के अपने काडर के लिए? आपने पार्टी के लिए क्या किया? आम लोगों से जोड़ने के लिए क्या किया आरएसएस को? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इसलिए ये जो आरएसएस की बैठक होने जा रही है सब स्थापना दिवस पर, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिए मोहन भागवत भी बार बार यूपी आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अंतिम ट्रेन है। मोहन भागवत की चिंताएं ऐसे ही नहीं है। देखिए लखनऊ पहुंचे, 21 दिन में चौथा यूपी दौरा, 4 बार 21 दिन में। क्या मोहन भागवत को नहीं पता है क्या चल रहा है? इनके पास फीडबैक है, लेकिन लेट फीडबैक है। हमारी जानकारी ये पहले आना चाहिए था, लेकिन जिनके जरिए आना चाहिए था उन्होंने फीडबैक दिया ही नहीं। क्यों? आरोप लगा कि उस सत्ता के साथ अलाइंड है, वो क्या फीडबैक देंगे? लेकिन फीडबैक तो आना ही था। इसकी वजह यह है कि जब शासन की व्यवस्था पटरी से उतरती है और ट्रेन डिरेल हो जाती है, तो उसके बाद कोई शेष नहीं बचता है। तो फीडबैक तो आएगा ही। फीडबैक पहुंचा है, 4 बार पहुंचना और बार बार चर्चा करना, सीएम से मिलना। और देखिए ये सीएम से बात डिप्टी सीएम से ही मिले, ये आरएसएस चीफ केशव मौर्य ब्रजेश पाठक से ही मिले। हमारी जानकारी ये भी कहती है कि मोहन भागवत इस बात से बड़े आहत रहे जो शंकराचार्य के साथ में हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। मोहन भागवत चाहते हैं कि शंकराचार्य का मामला ना बढ़े, फिर भी शंकराचार्य का मामला बढ़ रहा है। मोहन भागवत भी बेबस हैं। मोहन भागवत रोक नहीं पा रहे चाहते हुए, क्योंकि जिसको रोकना है वो रोकने को तैयार ही नहीं है। मोहन भागवत ने, और ये पहले भी हो चुका है, मोहन भागवत ने कहा, आपको याद होगा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना है। उसी समय योगी आदित्यनाथ संभल में कह रहे थे कि जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां खोदेंगे। यानी कि मोहन भागवत का पूरा मैसेज, पूरा कार्यक्रम यूपी में बगैर बुलडोजर के ही ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन वो सब चीजें इग्नोर की जाती रही। अब तो ये एकदम मामला सर पे आ गया है। संभल में तो हिंदू बनाम मुसलमान था, यहाँ तो हिंदू बनाम हिंदू, वो भी सनातन के सर्वोच्च शिखर शंकराचार्य से युद्ध छिड़ गया है। तो मोहन भागवत चाहते हैं कि इसको यहाँ पर रोका जाए, लेकिन अब उनकी ही नहीं हो पा रही है। और इसीलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये आरएसएस की अंतिम ट्रेन है। आप अगर इसमें सवार हो सकते हैं तो फिर भी
एक रास्ता निकल सकता है। अगर इसमें सवार नहीं हो सकते हैं तो आरएसएस को भी समझ में आने लगा है। हमारे पास जो फीडबैक है कि इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। अगर अब भी नहीं जागेंगे तो आने वाले वक्त में इसका सीधा नुकसान उसी आरएसएस को, उसी उत्तर प्रदेश में होगा जहां आरएसएस का शुरुआत से ही गुरुजी गोलवलकर से आप जो उनके संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, जिस तरह से, या जो पहले सरसंघ चालक थे हेडगेवार जी, वहां से और जिस तरह से यूपी का जुड़ाव रहा है, बीएचयू का जुड़ाव रहा है, जिस तरह से यूपी पर फोकस रहा है, स्थापना से ही संघ का आज तक उस अपने पावर सेंटर में ही एक बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। और इसीलिए इसको किसी भी सूरत में अवॉइड करने के लिए आरएसएस किसी भी स्तर तक फैसला लेने को तैयार हो चुका है। आरएसएस की अंतिम ट्रेन है और ट्रेन के छूटने का वक्त बेहद ही नजदीक आ चुका है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।